हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए आए हो तो। चलिए सबसे पहले करेंगे क्विकली रिविजन कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज का करंट अफेयर देखेंगे। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया गया और पहला WPL का खिताब मुंबई इंडियंस के नाम रहा। हरमनप्रीत की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने जीत लिया पहला WPL। और अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का डबल्स का खिताब जीत लिया है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने एनीवेयर कैशलेस नाम से अपनी एक नई पहल की शुरुआत करी हुई है। आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं ये अवार्ड पाने वाली। और अभी तमिलनाडु राज्य में एक नई प्रजाति की मोरे ईल मछली की खोज की गई है। इसका नाम तमिलनाडु के नाम पर रखा गया है। इसरो ने अभी वनवेव के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और अभी गुलाम नबी आजाद जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं भारत के, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आजाद लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया है, जिसमें चारों वेदों के हजारों मंत्र का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के अनुसार कब तक भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की बराबरी कर लेगा? तो देखो दोस्तों, यही क्वेश्चन सेम टू सेम जब मैंने एक साल पहले पढ़ाया था, नितिन गडकरी जी ने ही अनाउंस किया था। तब इन्होंने कहा था कि भारत का रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 2025 तक अमेरिका की बराबरी कर लेगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा है अपडेट। इन्होंने ये कहा है कि अपना जो तय टारगेट था उससे एक साल पहले यानी 2024 तक ही हम लोग का जो रोड का ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका की बराबरी कर लेगा 2024 तक। इतनी तेजी से ये काम चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, आप देख पाओगे आर्टिकल है। इसके तहत इन्होंने बताया है कि लक्ष्य को तय सीमा के अंदर लाने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। इसमें ग्रीन एक्सप्रेस वेज भी बनाए जा रहे हैं, रेल ओवर ब्रिज को भी डेवलप किया जा रहा है। गडकरी जी ने यह भी कहा है कि भारत माला 2 जो प्रोजेक्ट है इसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी भी बहुत ही जल्द मिल जाएगी और उसके बाद ये और तेजी से चलेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट दोस्तों ये रोड से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट किस विभाग से या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ऐसे ही पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये किससे संबंधित है? तो ये भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जो 4 महानगरों को जोड़ा जाता है। तो कई बार मैंने मैप में भी बताया हुआ है कि देखो ये दिल्ली से लेकर के कोलकाता जाता है, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, ऐसे ये चतुर्भुज बनता है। ठीक है, 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ये परियोजना लाई गई थी, रोड परियोजना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें, नितिन गडकरी जी ने जो अनाउंसमेंट किया हुआ है इसके तहत 3 लाख करोड़ रुपए की खर्च आएगी। 5,000 से अधिक किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और हाईवेज बनाए जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके कोई बताओ एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या अंतर है? देखते हैं कितने लोगों को पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो अगले दिन मैं आपको जरूर बताने का कोशिश करूंगा। चलिए आगे, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण कहां पर किया गया? तो एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा था। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं 2021 में। हालांकि अब 2 साल बीतने को है, 2 साल हो गए हैं लगभग ये क्वेश्चन लिए हुए, लेकिन तब से ये बनाया जा रहा था और अब ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। तो इसका अब इनॉग्रेशन हो चुका है। एक्चुअली में ये जो 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये है क्या? देखो ये एक ऐसा टेलीस्कोप होगा जो पहाड़ी इलाके में सबसे ऊंचाई पर लगा दिया जाएगा टेलीस्कोप, और ये अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजों की गणना करने, उनको देखने, उनको ऑब्जर्व करने में साइंटिस्ट की बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में।
और ये 4 मीटर की इसका क्योंकि व्यास है, डायमेंशन है, इस वजह से इसे 4 मीटर लिक्विड टेलीस्कोप कहा जा रहा है। लिक्विड मिरर का उपयोग कर रहा है, तरल पारे की एक पतली परत से बना हुआ ये है, जिसे फोकस करने में और लाइट को इकट्ठा करने में इसमें मदद मिलेगी। इस वजह से इसे लिक्विड मिरर कहा जा रहा है और है तो ये टेलीस्कोप ही। जब भी टेलीस्कोप का नाम याद आए, नाम आए सामने, तो आप जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम जरूर बोलिएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये गोल्डन गोल्डन क्या कहते हैं, खटभुज, गोल्डन खटभुज का बना हुआ एक टेलीस्कोप है। नासा ने इसे लॉन्च किया हुआ है और नासा इसे कहां पर लॉन्च किया हुआ जानते हो? इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ना, आईएसएस, वहां पर इसे जा करके स्टेब्लिश किया हुआ है, यानी कि अंतरिक्ष में स्थापित करके वहां से ये चीजों को देखता है। और यही वजह है कि ये रोजाना नई नई चीजें दिखाता है, एक्सप्लोर करता है अंतरिक्ष के बारे में। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे हाईटेक, सबसे खतरनाक, सबसे बेस्ट ये है। और लेकिन ये तो अपना इंडिया वाला है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक। एशिया में फिर भी सबसे बड़ा है, इंडिया के पास है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मार्च 2023 में इसका उद्घाटन किया। बनाया किसने है? एएमओएस ने, यानी एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन ने। अगला उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड आप देखोगे मैप में यहाँ पर है। उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से सन 2000 में। कब? सन 2000 में अलग हुआ था, तब उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। आगे चल करके 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दे दिया गया। ये 13 जिलों के साथ अलग हुआ था और 13 ही जिले अभी भी यहाँ पर हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब? 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। देहरादून इसकी कैपिटल है और विंटर कैपिटल है। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। झीलों की बात करें तो भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, राकस ताल वगैरह वगैरह झीलें सब यहाँ पर हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क और अब नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये यहीं पर है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 में बनाया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम आप याद रखेंगे। एक्चुअली में इसका नाम अब नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे है, इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर कुछ अन्य नेशनल पार्क हैं। मानानीति, लिपुलेख ये प्रमुख दर्रे हैं। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। मैंने आपको एक यहाँ पर लोक महोत्सव अभी बताया था, फूलदेई त्योहार, याद रखना। फूलदेई त्योहार अभी हाल ही में मनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए और क्या जान सकते हैं हम लोग। विधानसभा में सीटें 70 है यहाँ पर, लोकसभा में 5 जाती हैं, राज्यसभा में 3 सीटें उत्तराखंड से आती हैं। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनल है और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए चुनाव आइकन के रूप में किसे चुना? तो चुनाव आयोग के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों मजम्मा जोगाती को चुना गया है स्टेट आइकन के रूप में, चुनाव आइकन के रूप में, ठीक है। अब ये चुनाव को प्रमोट करेंगी अपनी कम्युनिटी में, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में। एक्चुअली में कर्नाटका में होने वाले हैं चुनाव, तो कर्नाटक में इनको स्टेट चुनाव आइकन के रूप में चुना गया है। वहां पर जो स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं उसको प्रमोट करने के लिए, जिससे ये अपनी कम्युनिटी को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए, कि जिससे वो लोग भी आए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग भी बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लें और वोटिंग करें। चुनाव आयोग ऐसा करती रहती है। चुनाव आयोग समय समय पर जो भी स्टेट आइकॉन रहते हैं, जो राज्य के जहां पर चुनाव होने होते हैं, वहां के जो भी सेलिब्रिटी होते हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बनाती रहती है, जिससे वहां पर वोटिंग बढ़ाया जा सके, वोटिंग को बढ़ावा मिल सके। अभी आपको याद होगा ना, कुछ दिन पहले ही मैथिली ठाकुर को बिहार में बनाया गया था, ठीक है। ऐसे ऐसे ही अन्य राज्यों में भी बनाया जाता रहता है। जैसे अभी यहीं पर अगर बात करें कर्नाटक में ही, तो राहुल द्रविड़ को भी बनाया गया है, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए। साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबर भी मतदान एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। ओके, चुनाव आयोग के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो। अनुच्छेद 324 ने भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 किस भाग में पड़ता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चुनाव आयोग के बारे में अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था, इनके जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि अब से भाई होगा ये, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होगी, कमेटी का सदस्य उसमें होगा
एक विपक्ष पार्टी का कमेटी का सदस्य होगा, विपक्ष पार्टी का, और एक जो होगा सरकार का होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री होगा, और उसके बाद ये सभी लोग मिल करके जो सिलेक्शन कमेटी होती है चुनाव आयोग की, वो लोग होंगे। तो ये 4 मेंबर तो होंगे ही होंगे, मतलब कि समझ लो सुप्रीम कोर्ट का एक जज, विपक्ष का एक नेता, प्रधानमंत्री, और जो सिलेक्शन कमेटी वाले लोग हैं, ये लोग मिल करके तब ये डिसाइड करेंगे कि किसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी रिसेंटली चर्चे में आया था, इसको मैंने कवर किया था, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे वर्तमान में अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और इनके नीचे 2 चुनाव आयुक्त हैं। एक तो अरुण गोयल जी हैं, जिनकी नियुक्ति को लेकर के ही विवाद खड़ा हुआ था। एक हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी मूल के हुमजा यूसुफ को कहां पर अगला नेता चुना गया? हुमजा यूसुफ बन गए हैं स्कॉटलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, या कहें नए फर्स्ट लीडर। वहां पर प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट लीडर बोला जाता है, पहला नेता बोला जाता है, ठीक है। ये स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी से हैं। स्कॉटलैंड के बारे में चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपको पहुंच जाना है इधर ब्रिटेन में। देखो जो स्कॉटलैंड है ना, ये ब्रिटेन का हिस्सा है, ब्रिटेन और यूके का हिस्सा है, तो इसीलिए यहाँ पर होते हैं फर्स्ट मिनिस्टर, ठीक है। देखो जैसे समझ लो कि अगर कोई ये अलग देश होता तो यहाँ पर कहा जाता प्राइम मिनिस्टर उसी फर्स्ट मिनिस्टर को, क्योंकि उस देश का ये प्रथम लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है। लेकिन ओवरऑल चूंकि ये ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो एक होंगे, वो जो कि हैं ऋषि सुनक, ठीक है। लेकिन यहाँ के कौन कौन होंगे? फर्स्ट लीडर होंगे, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आता है, और वहीं नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया जाए तो यूके बन जाता है, कई बार आपको बताया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्कॉटलैंड के फर्स्ट लीडर ये बने हुए हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए वेल्स के कौन है फर्स्ट लीडर, तो आप बताएंगे मार्क ड्रैकफोर्ड बने हैं। मार्क ड्रैकफोर्ड जो है ये वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। पड़ोसी देश है आयरलैंड, इसके भी प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, लियो वरादकर हैं। कौन है? लियो वरादकर हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। इतनी चीजें समझ में आ गई। पाउंड स्टर्लिंग इसकी भी मुद्रा है, क्योंकि ये ब्रिटेन का ही सदस्य है, ब्रिटेन के ही अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए, बाकी तो राजधानी जो है, राजधानी अगर आप देखना चाहोगे तो राजधानी ये ईडनबर्ग होती है। क्या है? ईडनबर्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में चीन ने कितने बेल्ट एंड रोड देशों की मदद के लिए 240 अरब डॉलर खर्च किए? तो चाइना ने दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो अपना प्लान बनाया था, उसके तहत 240 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है, और ये खर्च 22 देशों पर किया है चाइना ने। अब आप सोचो कितनी बड़ी ये परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 240 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर का, जितना मतलब कि एक टाइम पर एलन मस्क की संपत्ति हुआ करती थी, उतना जो है ये खर्च कर चुका है इस इनिशिएटिव के तहत। इसमें 22 विकासशील देश शामिल हैं, और ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कौन कौन से देश हैं। 2008 से लेकर 2021 तक अभी इतना खर्च किया गया है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल एट डाटा, द कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, इन सब के शोधकर्ताओं ने मिल करके जारी किया है। इसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा इसने धन खर्च किए हैं अर्जेंटीना के ऊपर। अर्जेंटीना को 111.8 अरब डॉलर मिले हैं इनमें से, ठीक है। पाकिस्तान को 48.5 अरब डॉलर मिले हैं, उसके बाद इजिप्ट है, उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे देश हैं, टोटल 22 विकासशील देश हैं। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये बाकी आम दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये मोनोपोली टाइप का क्रिएट करने के लिए है। कुछ इस प्रकार से आप देखोगे, मैप के जरिए आपको समझा जाएगा, समझने में आसानी होगी। ये क्या कर रहा है, देखो ये यहाँ पर एक्चुअली में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है कि एक ऐसा बेल्ट टाइप का बना रहा है, और जो रोड की परियोजना होगी जिसके थ्रू ये अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह या फिर व्यापार वगैरह किया करेगा। अब आप सोचोगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत देखो कुछ ऐसा नहीं है कुछ खास। एक्चुअली में ये चाइना है, ये जिन जिन देशों पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसा देता है ना, वो ऐसे ऐसे देश सिलेक्ट करता है जिससे कि वो उन देश को खत्म कर जाए और पूरा का पूरा कब्जा उस पर कर दे। लोन से वो इतना उधार उसको दे करके इतना डुबा दे कि जिससे वो देश कभी लोन से उबर ही ना पाए।
फॉर एग्जाम्पल आप देखो इधर श्रीलंका, यहाँ का हम्बनटोटा द्वीप इसने लिया, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, इतना लोन दे दिया कि आज के टाइम पर वो अपना लोन चुका भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान, पाकिस्तान को भी सेम ऐसे ही हालत पर लाया। ऐसे बहुत सारे देश हैं, सोमालिया, जिबूती, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको ये लोन देता रहता है और भर भर के लोन देता है। उसके बाद जब वो देश डूब जाते हैं, वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, वहां के मंत्री नेता जब इतना बड़े बड़े अमाउंट में घूस खाते हैं तो इनको बड़ी लैंड जो है वो दे देते हैं। ऐसे में वहां पर ये भी धीरे धीरे अपने मिलिट्री बेसिस वगैरह बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, वैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा टॉपिक है, इस पर एक डिटेल वीडियो आनी चाहिए। कोशिश करूंगा इस पर एक अलग से एनालिसिस करके पूरी की पूरी वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये प्रोग्राम है क्या। अगला क्वेश्चन, भारत और अफ्रीका देशों की सेना प्रमुखों के बीच पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पर हुआ? ये हुआ पुणे में, महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में ये हुआ सम्मेलन 28 मार्च को। इसमें 9 अफ्रीकी देश शामिल थे और भारत शामिल था। पुणे महाराष्ट्र में ये हुआ। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को चुना गया था। 28 मार्च को ये हुआ। अच्छा, साथ ही साथ में 21 से 30 मार्च तक भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में एक संयुक्त अभ्यास भी चल रहा है, अपेंडेक्स अभ्यास। इसके बारे में भी चलिए मैं कल या परसों में आपको अलग से बता दूंगा। अपेंडेक्स बस कुछ नहीं है, वैसे ही आपको फिर से तोड़ना है। एफ से आप अफ्रीका कर लेंगे और IND से इंडिया कर लेंगे और EX से एक्सरसाइज कर लेंगे, यानी अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, तो अफ्रीका में इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश हैं। टोटल 9 अफ्रीकी देश है और एक है इंडिया। 10 देशों के बीच 10 दिनों तक चलने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। क्लियर? इसके बारे में मैं फिर से अलग से क्वेश्चन दे करके आपको बताऊंगा, जिससे वो क्वेश्चन भी आपको क्विज वगैरह में भी मिल सके। ठीक है, चलो, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल क्विज ही सॉल्व करते हैं। हाल ही में EPFO ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर तय की? EPFO ने अभी हाल ही में 8.15% कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर तय कर दी है। अब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ये EPFO क्या है, EPF क्या है, यह कर्मचारी भविष्य निधि होता क्या है, इसको समझेंगे अच्छे से। तो इन्होंने फिलहाल के लिए ये इंक्रीज किया है 0.05%। पहले 8.10% था, अब 8.15% है। क्लियर है? 1977-78 के बाद से सबसे कम 8% पर दर था। 1977-78 में जब अब तक के इतिहास में था। उसके बाद 2020-21 में 8.5 किया गया था, फिर घटा करके 8.1 किया गया। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी परसेंटेज है जो ब्याज दर की, वो 8 से ऊपर ही है, 8% से ऊपर ही है। 1977-78 में दिक्कत चल रहा था देश में बहुत ज्यादा, तब 8% था। उसके बाद देखो बहुत सारे समय पे ये बहुत बहुत बढ़ा, बीच बीच में 2020-21 में भी कम था क्योंकि इतना कोरोना कोविड काल चल रहा था, तो 8.5% था। फिर उसके बाद पिछले 4 दशकों के निचले स्तर 8.1 था, आज 8.15% है। यानी दुनिया में इतना रिसेशन चल रहा है, फिर भी EPFO पर 8.15% का श्योर आपको दिया जा रहा है इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये देखो, एक ऐसी जगह का इन्वेस्टमेंट है। यह है क्या, इसको समझो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बेसिकली एक ऐसा संगठन है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार का, कि जिसमें जो कर्मचारी होते हैं वो भविष्य की निधि के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए एक निधि इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और फिर उनको मिलता है इंटरेस्ट पर वो पैसा रिटर्न कुछ सालों के बाद। वो इंटरेस्ट रेट 8% से ज्यादा होता है। ठीक है, तो EPFO ये बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसके तहत कर्मचारियों को भविष्य निधि के लिए पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया रहता है वो उसके तहत परसेंटेज पर प्रॉफिट करके वो लौटाता है, रिटर्न करता है। जैसे आप FD कराते हो ना, वैसे ही सेम ये भी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। प्रोविडेंट फंड जो बार बार आप सुनते रहते हो, जगह जगह पर पोस्टर बैनर देखते हो, तो या PF का पैसा निकालने वाला सुनते हो ना, वो यही है। यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वो बन गया है वाराणसी। वाराणसी शहर दुनिया का तीसरा और इंडिया का पहला ये शहर बन गया है यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला। हालांकि ये जब शुरू किया गया था, ठीक है, मतलब इसके बारे में जब बातचीत चली थी, बजट पास हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन कवर कराया था मैंने 2021 का दिसंबर में। जब मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा था तो फिर मैंने सर्च किया तो देखा
2021 में दिसंबर में मैंने बताया था इसको क्वेश्चन को। फिलहाल अभी फिर से ये चर्चे में आया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे वाराणसी पे यात्रा पे, वहां पर इन्होंने इसका क्या क्या कहें शिलान्यास किया गया इसका। ठीक है, शिलान्यास मतलब क्या होता है कि अब से शुरू हो गया है इस पर काम तेजी से। तो उद्घाटन मतलब क्या होता है कि काम पूरा हो गया है, अब से वो पब्लिक के लिए शुरू कर दिया गया है। तो इसका शिलान्यास हुआ है। फिलहाल 400 करोड़ की लागत से ये 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए ये बनाया जाएगा रोपवे सिस्टम यातायात के लिए। ठीक है, तो अब आप सोचो कि ये सर दुनिया का तीसरा है, तो पहला दूसरा कौन है? पहला बोलीविया बना था दुनिया का पहला यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला, दूसरा बना था मैक्सिको। अच्छा, ये रोपवे सेवा है क्या? रोपवे सेवा आप देखते हो ना, एक ट्रॉली चलती है एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी के बीच में, ट्रॉली चलती है ना, देखे हो ना ट्रॉली, तो वही है रोपवे सेवा। उसके तहत एक जगह से एक ऊंचे स्थान से दूसरे ऊंचे स्थान से तेजी से ऊपर के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है, ट्रैफिक को बाईपास कर दिया जाता है रोड के। तो वो तो पहाड़ी इलाकों में होता था, लेकिन यातायात के लिए पहली बार होगा वाराणसी में, भारत में। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफंटा गुफाओं तक तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? वो बन गए हैं कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश एक आईपीएस हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं, और इन्होंने तैर करके ये पार किया हुआ है। हालांकि ये आयरन मैन भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन मैन ट्रायथलॉन भी ये कंप्लीट कर चुके हैं 2017 में। आयरन मैन ट्रायथलॉन एक बहुत ही कठिन प्रतियोगिता होती है दोस्तों, और इसको भी ये 2017 में ही पार कर चुके थे। तो आयरन मैन कृष्ण प्रकाश जो हैं ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जो तैर कर पार किए गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफंटा केव तक। एलिफंटा केव औरंगाबाद में है, आप सबको पता है। 16.20 किलोमीटर की दूरी पर है महाराष्ट्र से। तो 5 घंटे 26 मिनट में इन्होंने ये पूरा कर लिया तैर करके। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिक्स के एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डिल्मा रूसेफ को। डिल्मा रूसेफ ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ब्राजील की ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं और 2 बार ये राष्ट्रपति बनी थी। तो इनको अभी हाल ही में एनडीबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एनडीबी के बारे में कल भी हमने चर्चा की थी कि एनडीबी जो है ब्रिक्स का बैंक है, और इसमें अभी एक नया सदस्य शामिल हुआ था इजिप्ट, इसी वजह से ये कल क्वेश्चन लिया गया था। तो इजिप्ट 9वां देश बना था। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में जब मैंने बताया था कल कि इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, तो किसी एक लड़के ने कमेंट करके कहा नहीं सर 6 में नहीं 2009 में हुई थी स्थापना। देखो ध्यान से रखो, ध्यान रखो इस चीज को। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कई सारे प्लेटफॉर्म से आप लोग पढ़ते हो, तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, वैसे ही बता देते हैं चीजों को जो इजिली अवेलेबल है डाटा गूगल पर। ठीक है, तो उन डाटा पर ही आप पूरा पूरा फोकस ना करो, आप थोड़ा सा डीप जा करके रिसर्च किया करो अपने तरफ से भी चीजों को, जब भी आपको डाउट लगा करे तो थोड़ा डीप रिसर्च करोगे तो आपको सब पता चलेगा। 2006 में स्थापना हुई थी, 2009 में पहली बैठक हुई थी। ठीक है, यानी कि पहली मेजबानी किया था, पहली समिट हुई थी, रसिया ने जब मेजबानी की थी। ठीक है, तो अगर पहली समिट पूछा जाए तब आप बताएंगे 2009, पहली इसकी स्थापना पूछी जाए तो 2006 बताएंगे आप। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। इसका जो बैंक है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें 9 देश हैं। एक तो ये 5 देश हैं ही, साथ ही साथ 3 देश और जुड़े थे। कौन कौन? बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, और अभी एक और देश रिसेंटली शामिल हुआ थे है मिस्र यानी इजिप्ट। तो टोटल जो है ये 9 हो गए हैं। ठीक है, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो डिल्मा रूसेफ फिलहाल इसकी अध्यक्ष होंगी, ये मार्कस ट्राइजो की जगह लेंगी। हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में है, स्थापना 2014 में हुई थी। अब देखो यहाँ पर एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी। चलिए, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपकी स्टडी में वैल्यू ऐड कर पाया हूं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज पाने के लिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था कि निम्न में से किसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है? तो एफएटीएफ का है, यूनेस्को का है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस में तो है लेकिन ये पेरिस में नहीं है, लियोन में है। ठीक है, लियोन में है फ्रांस में। ठीक है, इंटरपोल में नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं रहेगा यहाँ पर, ये दोनों रहेंगे पेरिस में। हालांकि ये सब जो है ये है फ्रांस में ही। ओके, चलिए, तो आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? अभी तक 6 बार गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 6 बार की ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। आज आपको क्या बताना है, अरावली पर्वत सीरीज का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसके अलावा WPL में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है?
दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करिएगा, और भी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी कोशिश कीजिएगा लिखने की। इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज वगैरह सब हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आज क्लासेस का हिस्सा बनिए शाम को, और दिन में अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो जुड़े रहिए चैनल पर, आपको सब कुछ बताया ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।